हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4th मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि कैसे ये सब्जेक्ट जो है वो आज जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे बना। क्लियर? तो देखिए, जो ह्यूमंस थे वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म उसके बारे में बहुत पहले से जानते थे, लगभग 2000 साल पहले से जानते थे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी में वही सारे फेनोमेना जो कि हम लोग अपने पहले चैप्टर में पढ़े थे, जैसे कि जो एम्बर था वो चीज़ों को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था जब उसको सिल्क या फिर वूल के साथ रब किया जा रहा था, जैसे लाइट स्ट्रॉज वगैरह थी उनको वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो उस तरीके के जो फेनोमेना थे, या जैसे लाइटनिंग है, ठीक है, तो ये वाले फेनोमेना नोन थे ह्यूमंस को काफी पहले से। साथ ही में मैग्नेटिज्म, ठीक है, चुंबक, जिसको कि हम लोग घरों में देखते हैं, आपने बचपन में खेला भी होगा। तो उस तरीके के जो मटेरियल्स थे, मैग्नेट वगैरह, वो भी बहुत पहले से नोन थे। ठीक है। तो दो चीजें थी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। लोग इनको कुछ इस तरीके से जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है और मैग्नेटिज्म अलग है। ठीक है। बट हुआ कुछ ऐसा कि 1820 में, ठीक है, 1820 में जब ऑरस्टेड अपना एक लेक्चर प्रेजेंट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने नोटिस किया कि एक जो वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस करंट के पास रखा हुआ एक मैग्नेटिक निडल, यानी कि कंपास निडल, वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। मतलब जैसे इस पे करंट फ्लो किया जा रहा है वैसे इस पे क्या हो रहा है, एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है इस मैग्नेटिक निडल में। तो जब उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, फिर इसमें किया उन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए और इस रिजल्ट पर आए कि ये जो यहाँ पर करंट है, करंट यानी कि यहाँ पर मूविंग चार्जेस हैं, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसके चारों तरफ, जो कि इस मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर रही है। फिर से समझिए, उन्होंने ये कहा कि ये जो वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है यहां पर डिफ्लेक्शन के लिए। यानी कि वो दो चीजें जो कि ह्यूमंस बहुत दिनों से अलग अलग मानते थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इस पे हम लोग मैग्नेट्स वगैरह के बारे में स्टडी करते थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो फिनोमिना है, इन सबको हम लोग अलग स्टडी करते थे। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ऑरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये बात समझ पे आई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है। तो बस इसी चीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे वो रिलेटेड हैं, उनके बीच में कौन कौन से हमें रिलेशन देखने को मिलेंगे और उसकी वजह से क्या क्या फिनोमेना देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो एक बहुत खास बात है जिसको कि आप याद रखिएगा, वो ये है कि जब चार्ज रुके हुए होते हैं, ठीक है, जब चार्ज रुके हुए होते हैं यानी कि स्टैटिक जब चार्जेस होते हैं, उस केस में उनके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और जब यही चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करते हैं तो प्रोड्यूस होती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब रुके हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जब मूव कर रहे हैं यही चार्जेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब ये चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो प्रोड्यूस होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अभी शुरुआत के जो चैप्टर्स थे, पहला और दूसरा, उस पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने मूविंग चार्जेस के उन फेनोमेना को पढ़ा जो इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड थे। ठीक है। अब वही चार्ज जब मूव कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके चारों तरफ
या उसकी वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है वो हम लोग स्टडी करेंगे अपने अभी के चैप्टर 4 में। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। तो जब एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर धीरे धीरे आगे जब हम लोग चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसी चीज को हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते हुए पढ़ेंगे चैप्टर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जहां पर कि हमें पता चलेगा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। यानी कि जब चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और जब वही चार्ज एक एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी उसकी समय के साथ घट रही है, बढ़ रही है, यानी कि चेंज हो रही है, उस पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में है वो, तो वो प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें हमारी क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है कि हम लोग अभी चार्जेस जब रुके हुए थे तो उसके बारे में पढ़ा, फिर जब चार्जेस मूव कर रहे थे तो थर्ड चैप्टर में उसकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो भी फिनोमिना थे वो पढ़े। अब चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे वो अपने साथ एग्जिबिट कर रहा है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। और ये जो रिलेशन था वो किसने डिस्कवर किया? वो डिस्कवर किया ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और वो ये था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में एक मैग्नेटिक निडल को रखा गया तो उस पर डिफ्लेक्शन शो हुआ, जैसे ही इस ये जो यहाँ पर करंट था वो क्या कर रहा था, मान लीजिए किसी वजह से वेरी किया। ठीक है, अभी मान लीजिए 1 एम्पियर का इस पे करंट फ्लो हो रहा था, वो आधे एम्पियर का हो गया या 1.5 एम्पियर का हो गया, तो इस पे जो डिफ्लेक्शन था वो शो हुआ इस जगह पर। ठीक है, साथ ही में ये जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन थी, अगर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, डिफ्लेक्शन हो सकता है अगर इस डायरेक्शन में था पहले तो वो अब इस डायरेक्शन में हो गया। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन पहले क्या थी, अब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा जैसे ही करंट की डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे। अगर पहले इस डायरेक्शन में था तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें आगे चलकर ये भी पढ़ना है कि इस जो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखी थी उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि किस डायरेक्शन में होगी। यानी कि ये जो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होगी। तो अगर हमें इस चीज को पढ़ना है तो थोड़ा सा क्या करना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट्स थे उनको रिवाइज करना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या उसको हम लोग स्टडी करते हैं उसके काफी चीजें सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसका क्या क्या रिजल्ट्स निकल कर आए कि जो अलाइनमेंट था निडल का वो टेंजेंशियल था। जब हम एक मान लीजिए कि ऐसी वायर थी, उस वायर को मान लें कि वो पास हो रही है एक सर्कल से। किससे पास हो रही है? एक सर्कल के सेंटर से। तो वो जो निडल थी, मैग्नेटिक निडल जो उसके चारों तरफ रखी थी, वो इस सर्कल के टेंजेंशियल थी। ठीक है, क्या थी? इस सर्कल के टेंजेंशियल थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस डायरेक्शन में थी वो। अगर इस पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अगर करंट इस वायर में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। ठीक है, क्लियर? तो यही है कि द अलाइनमेंट ऑफ निडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल विद द वायर एज द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द वायर। तो अगर एक वायर है जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रहा है, तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक निडल थी वो मैग्नेटिक निडल कैसी थी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में थी। उस मैग्नेटिक निडल का जो डायरेक्शन था वो टेंजेंशियल था। अगर हम लोग कंसीडर करें या एक इमेजिनरी सर्कल को यहाँ पर माने कि एक सर्कल है जिसके सेंटर से ये वायर पास हो रही है, तो उस सर्कल के टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक निडल अपना डायरेक्शन शो
कर रही थी। ठीक है, फिर जब हम लोग ने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक निडल है उसकी डायरेक्शन इधर है और हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक सर्कल को कंसीडर करके, तो क्या सच में वहां पर ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट करता है? तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया गया, एक ऐसे वायर ली गई, स्ट्रेट वायर, और उस स्ट्रेट वायर में एक ऐसा प्लेन लगाया गया। ठीक है, एक ऐसा प्लेन लगाया गया और उस प्लेन के सेंटर से पास हो रही थी ये हमारी वायर, और इस पूरे प्लेन में स्प्रिंकल कर दिए गए आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स यानी कि जो लोहा है, लोहे का बुरादा। ठीक है, लोहे के बुरादे को क्या किया गया यहाँ पर जब डाला गया, तो उसने क्या किया, अपना एक ऐसा सर्कुलर शेप में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म करते हुए, या फिर कह लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करते हुए कुछ इस तरीके का अपना अरेंजमेंट्स बना लिया। ठीक है, तो इससे ये बात समझ पे आई कि ये जो हम लोग इमेजिनरी सर्कल की बात कर रहे थे वो एक्चुअली इमेजिनरी सर्कल नहीं, यहाँ पर एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है। क्योंकि देखो, आयरन को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, और यहाँ पर इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसी वजह से वो जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया। ये अरेंजमेंट वैसा देखने को मिलता है जब हम किसी मैग्नेट के, मान लीजिए एक ऐसा बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के जब हम चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स को डालते हैं, तो वो क्या करता है कि अगर मैग्नेट का इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो आयरन फाइलिंग्स इसके चारों तरफ ऐसे इसके मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसी के अलोंग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो जैसा अरेंजमेंट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है एक बार मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली अरेंजमेंट वैसा नहीं कि जैसे यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल रहा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं मिलते हैं, बट वो जो देखने में हम लोग को दिख रहा है कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर रहे हैं किसी पैटर्न में। तो सेम फेनोमेना यहाँ पर भी हो रहा है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हम लोग ने क्या किया, आयरन फाइलिंग्स को डाला, तो आयरन फाइलिंग्स एक पैटर्न शो कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर एक किसी तरीके का पैटर्न शो करते हैं। यहाँ पर पैटर्न एक्चुअली इस तरीके से शो करते हैं ये लोग, इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये यहाँ पर किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से निकल कर आई कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और फिर आगे चलकर ये पता चला कि मूविंग चार्जेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि इस वायर के अंदर एक चार्ज ही मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फिर आगे चलकर 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल्स जो थे उन्होंने मैक्सवेल्स इक्वेशंस दी, और फिर ये बात निकल कर आई कि जो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो चैप्टर 8 है हम लोग का उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट हमें पहुंचना क्योंकि चैप्टर 8 तक ही है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लेते हुए, तो बार बार इस चीज को हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि साइंस पढ़ने में हमें ये भी जानना होता है कि चीज़ें डेवलप होती हैं, स्टैटिक नहीं होती हैं। क्लियर? फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बात निकल कर आई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स एक्सर्ट करती है मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे। अब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या फिर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स एक्सर्ट करती है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक, एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, और उस बार मैग्नेट में इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हम लोग की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसे क्लोज लूप होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर जो ऐसा क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं, इसमें अगर मान लीजिए कि हम एक चार्ज को मूव कराएं, ठीक है, एक चार्ज को मूव कराएं, अब वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई प्रोटॉन हो, या कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हो किसी भी तरीके का, या करंट कैरिंग वायर ही क्यों ना रखी हो, तो उस करंट कैरिंग वायर में एक फोर्स लगता है। इसको हम लोग अपने क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमें इस चीज को भी पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर है, हमें इस चीज को भी पढ़ना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं, रखते नहीं है, रखने में अगर वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है चार्ज पार्टिकल की, तो उसमें किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या फिर करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर रखी हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करंट कैरिंग वायर रखी हो, करंट कैरिंग वायर अगर रखी भी है तब भी उस पर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर करंट, करंट यानी कि इस पे चार्जेस मूव कर रहे हैं। भले ही हमें ये जो वायर है वो रखी हुई दिखाई दे रही है, बट इसमें जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तभी उस पर फोर्स लगेगा, और अगर उस पर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें किसी भी तरीके का फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही में एक और चीज है इसी से रिलेटेड कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो आगे चलकर हम लोग अभी पढ़ेंगे। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से डेवलप हुई हैं, जो कि हमें आगे इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है। ठीक है, तो और क्या है कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें हैं जिसको कि हम लोग यूज करेंगे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि एक सिंबल, ये डॉट, ये जो अंदर वाला देख रहे हैं आप, एक सर्किल और सर्किल के अंदर ये डॉट, यानी कि मेन जो हम लोग का है ये डॉट जो है। दूसरा ये क्रॉस। ठीक है, सपोज करिए कि एक एरो है। ठीक है, एक एरो है, तो एरो में आपने देखा होगा पीछे इस तरीके का बना रहता है। ठीक है, इधर भी ऐसे बना रहता है, उधर भी ऐसे निकला रहता है। यानी कि अगर एरो को अगर आप सामने से देखें तो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पॉइंट। और अगर एरो को पीछे से देखें तो एक क्रॉस दिखाई देगा, हाँ या ना? यानी कि अगर एरो आपकी तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ आ रहा हो तो एक सिंगल डॉट दिखाई देगा, और एरो अगर आपसे दूर जा रहा हो तो आपको दिखाई देगा क्रॉस। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी क्या होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ जाता है, जब जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर जा रही हो मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अंदर जा रही हो, यानी कि एक जो एरो है इसके अगर अंदर जा रहा हो तो ऐसा दिखाई देगा। तो इसी चीज को हम लोग यूज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि अगर इस जगह पर मैंने ऐसा बनाया साइन, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही होगी, और ये वाला जो पॉइंट है, जिस भी जगह पर ऐसा सिंबल बना होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है इस प्लेन ऑफ पेपर से। और दोनों ही केस में जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहां पर बाहर आ रही है परपेंडिकुलर, और यहां पर अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहां पर अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन ऐसे अंदर तरफ। ठीक है, और इस जगह पर क्या हो रही है? बाहर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर बाहर आ रही है। ठीक है, सपोज करिए ये प्लेन है, प्लेन के नीचे से ऐसे जा रही है और ये इधर बाहर आ रही है, और इस पॉइंट पर ऊपर से आ रही है और नीचे निकल रही है ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट से। इसी चीज को हम लोग
करंट की डायरेक्शन भी कभी कभी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर ये पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट से करंट बाहर तरफ आ रहा होगा प्लेन से, और अगर इस तरीके से दिया हुआ है करंट के बारे में, तो करंट यहां से अंदर जा रहा होगा। यानी कि ये जो दो सिंबल है ये यूज होते हैं किस किस चीज के लिए? डायरेक्शन शो करने के लिए। प्लेन में अगर कोई चीज अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, तो अंदर जाने वाले के लिए ये सिंबल होता है और बाहर आने वाले के लिए ये सिंबल होता है। क्लियर यहां तक? तो ये जो दो सिंबल है इनको हमें अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, अब आपको याद रखने के लिए मैंने ये एरो की चीज ट्रिक बता दी थी। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग की प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, एक्चुअल में देखो इसका प्रोडक्शन क्यों होता है, ये तो जब आप हायर स्टडीज करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए आपको अभी क्लास 12th में चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर अपने ग्रेजुएशन में चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आप कहीं पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस होती है। बट अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसे एक चार्ज की प्रॉपर्टी, एक रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है या फिर एक स्टेडी करंट कहीं पर मौजूद होता है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। तो जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है? मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस की वजह से, और वो मूविंग चार्जेस कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। क्लियर? तो वो जो मैग्नेट्स वगैरह भी होते हैं ना, जिनसे हम लोग बचपन में खेलते थे, उनके अंदर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, तभी उस पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है ना? ये इंटरेस्टिंग। तो ये जो चीज है वो हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5th, ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर? अभी वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपना चैप्टर 4th पढ़ना पड़ेगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है मूविंग चार्जेस की वजह से। तो वो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे बायट-सवर्ट लॉ। ठीक है, आगे हम लोग काफी आगे पढ़ेंगे बायट-सवर्ट लॉ के बारे में कि कैसे एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। बट अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल गया कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो सोर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि हम लोग पहले पढ़कर आए थे। ठीक है, तो क्या क्या था वो चीजें? जैसे कि ये था कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज Q है, वो सोर्स चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसके चारों तरफ। ठीक है, और जो उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की आर डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज कैपिटल Q है जो कि सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और आर डिस्टेंस पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये जो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी इतनी, E इज इक्वल टू क्यूब डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर, और ये आर कैप इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इस डायरेक्शन पे इधर यूनिट वेक्टर है आर कैप, जो आर कैप है वो डायरेक्शन शो करता है। क्लियर? ये हो गया। दूसरा कि अब मान लीजिए कि इस जगह पर कोई दूसरा चार्ज आया, स्मॉल q, तो अब क्योंकि इस पॉइंट P पर इस चार्ज कैपिटल Q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E मौजूद है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा इस स्मॉल q पे वो लगेगा F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE, तो हम लोग E की जगह पर इसको जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर, जो कि कुलाम्स लॉ से भी निकाला जा सकता है। ठीक है,
1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब्स लॉ। तो बिल्कुल वैसा ही रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ ये है कि अगर कोई एक चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो जो फोर्स लगेगा इस चार्ज स्मॉल q पे वो लगेगा QE। ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो एक उसका खुद का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। इसको मैं अच्छी तरीके से, जो शुरुआत के चैप्टर्स थे, यानी कि पहला जो चैप्टर था हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को भी कैरी करते हैं, तो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी एक सिर्फ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फैराडे ने इस फील्ड कॉन्सेप्ट को स्ट्रेस किया था और फिर मैक्सवेल ने इसका यूज किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने में, ठीक है। मतलब आगे चलकर जब हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे तो जो दो सब्जेक्ट्स एकदम अलग अलग थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, वो आपस में रिलेट हो जाएंगे। अभी 4th चैप्टर में तो हमें ये पता चला कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। 6th चैप्टर में पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और 8th चैप्टर में पहुंचते पहुंचते ये बात समझ पे आएगी कि इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता, ये बहुत ही आपस में रिलेटेड होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेड होते हैं। और इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और जो अभी हम लोग का पूरा डिस्कशन चलेगा वो सिर्फ हम लोग का चलेगा किस पे, टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड्स, यानी कि इस जो फील्ड्स हम लोग की वो स्टैटिक नेचर की हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर E गिवन है तो वो E ही गिवन रहेगी, वो समय के साथ वेरी नहीं करेगी। और अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है तो वो भी क्या करेगी, सेम वैल्यू रहेगी। क्यों ऐसा हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब टाइम के साथ किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लगती है तो फिर वहां पर हम लोग के अलग फेनोमेना जनरेट होने लगते हैं, जो कि हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज वगैरह टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, ऐसी हम लोग फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है और उसको हम लोग किस किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, और उसको स्टडी करने के लिए क्या हम लोग के पास फॉर्मूले हैं। तो आई होप आज का जो सेशन था आपको समझ पे आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए थैंक्स।